हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, उसी का हम आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए हमने कंट्रोल की टेक्निक्स की मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ये दो हमारे पास टेक्निक्स थी। ठीक है, ट्रेडिशनल जो भी मेथड्स थे, जो भी तरीके थे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए। मॉडर्न के भी कुछ एक पॉइंट हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक्स के बचे हुए कुछ पॉइंट्स, जो कि आज हमारा है फर्स्ट है जैसे हमारा प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स में कंट्रोल करने के लिए हम जिस मॉडर्न जो है मेथड में हम कंट्रोल करने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, उसमें एक टेक्निक होती है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक संस्था में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कोई प्रोग्राम होता है, जो भी एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उस प्रोग्राम या उस प्रोजेक्ट में जो भी कार्य किए जाते हैं, उन सब कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए हमें कई क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हमें पता है कि हमें कई तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तब जाके वो कार्य फिनिश होगा। ठीक है, तो इसमें विभिन्न, तो इस प्रोग्राम नेटवर्क में क्या किया जाता है कि उसमें उन विभिन्न क्रियाओं को एक इसमें क्या किया जाता है, क्रम में सेट कर दिया जाता है कि यानी कि हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उनका एक क्रम बना दिया जाएगा कि पहले कौन सी, बाद में कौन सी, इस तरह से उनको एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनका एक रेखा चित्र तैयार किया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, इस रेखा चित्र को ही प्रोग्राम नेटवर्क कहते हैं। यानी कि संस्था में जो प्रोजेक्ट पूरा करना है, संस्था को जो कार्य करना है, वो कार्य किस प्रकार से होगा, उस कार्य तक को पूरा करने तक हमें किन किन क्रियाओं को करना पड़ेगा, इन सब क्रियाओं को तय करके, ठीक है, और फिर उनको एक रेखा तैयार करना, उनका एक प्रोफॉर्मा तैयार करके, ठीक है, तैयार करना क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम नेटवर्क कहलाता है। अब इसमें क्या है कि हमने जब एक पूरे क्रिया को अलग अलग पॉइंटों में बांट दिया है और उनको सेट कर दिया कि पहले ये क्रिया होगी, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, तो हमें पता चल जाता है कि हमें अपने काम को किस तरह से पूरा करना है। ठीक है, इससे हमें हमारा फोकस रहेगा कि पहले हमें यही कार्य करना, उसके बाद नेक्स्ट कार्य पर जाना है। और हमें ये भी पता चल जाता है इससे कि हमें ये कार्य से लेकर यहाँ इस कार्य तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इससे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम, कार्य में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर हमें लग रहा है कि ज्यादा ही टाइम कुछ लग रहा है, तो हम उस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया, हमने यहाँ पे कंट्रोल करना सीखा है। अब इसके अंदर जो है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस के अंदर भी दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा पर्ट, सेकंड हमारा सीपीएम। ठीक है, पर्ट और सीपीएम की कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है एक नंबर के लिए। पर्ट क्या होता है, पर्ट होता है प्रोग्राम इवैल्यूएट एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है, दूसरा सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पर्ट। पर्ट क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएट रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है कि यह जो है पर्ट ऐसी परियोजनाओं में टाइम को, ठीक है, टाइम को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे प्रोजेक्ट, वो कार्य जो बिल्कुल नए हैं, यानी कि कोई कंपनी किसी कार्य को सबसे पहली बार कर रही है, उसके लिए वो प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, तो उस प्रोजेक्ट में टाइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं, और किसी चीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते। ये किसको कंट्रोल करने के लिए अप्लाई होती है, टेक्निक्स टाइम को। तो टाइम को कंट्रोल करने के लिए हम जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं वही होती है पर्ट। और ये किसके लिए होती है, नए प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नए, याद रखना, नए प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी को अपना ऐसा एक प्रोजेक्ट मिला है जिसको वो बार बार करती आ रही है, तो वहां पे वो पर्ट को अप्लाई नहीं करेगी। पर्ट उसी जगह पे अप्लाई होगा जहां पे कोई नया कार्य करना, कोई नया प्रोजेक्ट है। तो जब किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए वह अपने टाइम को कंट्रोल करना चाहती है, तो वह पर्ट को अप्लाई करेगी। ठीक है, इनकी पर्ट उन जगह पर अप्लाई होता है जहां किसी कार्य को पहली बार किया जाता है, और उस कार्य को किए जाने वाले हमें टाइम के ऊपर कंट्रोल करना है कि हमारा कम टाइम में काम जल्दी से पूरा
हो जाए, तो उसके लिए हम पर्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें इसकी भी एक प्रोसेस होती है कि पर्ट को किस तरह से पूरा किया जाएगा। तो इसकी प्रोसेस है, सबसे पहले हमें होता है क्रिया और घटनाओं का निर्धारण करना, यानी कि आप इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट्स है, जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले उनको तो डिसाइड कीजिए कि आपको किसी कार्य को कितने हिस्सों में पूरा करना है, ठीक है, आपको कितनी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी उस काम को पूरा करने तक। तो सबसे पहले उन चीजों को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि कितनी एक्टिविटीज हैं, कितने इवेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे एक रोड को बनाने के लिए हमें बताया कि रोड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस रोड के आसपास की जो भी झाड़ियां, पेड़ पौधे जो हैं उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्टिव इवेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट घटना हो गई। उसके बाद उसको प्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर रेत मिट्टी डालनी पड़ेगी, कंकड़ पत्थर डालने पड़ेंगे, फिर टारकोल डालना पड़ेगा, तब जाके रोड तैयार होता है। तो इस तरह से हमें अपने कार्य को, इवेंट्स और उसके लिए कितनी क्रियाएं करनी पड़ेगी हमें, रेत मिट्टी को हटाने के लिए, कंकड़ पत्थरों पेड़ पौधों को हटाने के लिए या रेत मिट्टी को बिछाने के लिए हमें कितनी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब में हमें अपने उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को इन सब में डिवाइड करना सबसे पहले, कि हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए कितनी तरह की घटनाएं, कितनी तरह की जो है एक्टिविटीज है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसको ए, बी, सी और डी चार जो है उनसे होता हुआ गुजरता है इवेंट से। इनकी सबसे पहले ए क्रिया होगी, ठीक है, ए कोई घटना घटेगी, फिर बी, फिर सी और यहाँ पे डी पे जाके वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ए से बी वाले पोजीशन तक आने के लिए, ठीक है, उसको कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटीज ये हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको 4 दिन लगेंगे। बी से सी तक पहुंचने के लिए उसको 7 दिन तक का टाइम लगेगा, और सी से डी तक पहुंचने के लिए 5 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमें जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है वो एक तो इस तरह से होगा कि पहले ए जो भी है, ए वाले पोर्शन को पूरा करना। जैसे पहले रोड बनाने के लिए साइडों को साफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें पहले ए करना पड़ेगा, फिर बी इवेंट, फिर सी घटना और फिर डी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये भी पता चल गया कि ए से बी तक पहुंचने के लिए, दूसरा काम शुरू करने के लिए पहला काम हमारा 4 दिन में पूरा होगा, फिर 7 दिन और फिर 5 दिन, ठीक है। तो ये हमारा 16 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का एस्टिमेट आ गया। अब हम इसके ऊपर कंट्रोल अप्लाई करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि नहीं ये काम तो हमें 12 दिन में कंप्लीट करके देना है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर कंट्रोल लागू करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसको हम कम टाइम में करके दे सकते हैं, क्या हम इसको 5 के बजाय 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो ज्यादा मजदूर लगाएंगे, अच्छी मशीनें मंगाएंगे, ज्यादा टाइम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिनों को कम करेंगे और 16 दिन के बजाय 12 दिन तक लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमारा पर्ट से हमें फायदा होता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ट बनाना। फर्स्ट हमने क्रियाओं का निर्धारण कर लिया, सेकंड हमारा चार्ट बनाना, जो इस तरह से ये वाला, ठीक है। पहले हमने डिसाइड किया था कि ए बी सी डी 4 घटनाएं घटित होंगी, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने डिसाइड कर लिया कि ए से बी तक आने में इतने दिन, बी से सी तक आने में इतने दिन, जो हमने डिसाइड किया है उसको हम चार्ट बनाएंगे कि इस तरह से हम उसको दर्शाएंगे, ठीक है। चार्ट बनाने से हर कोई इसको इजीली समझ पाएगा और देख पाएगा कि हमें कहाँ पे हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसकी लागत को कम कर सकते हैं, टाइम को हम कहाँ कम कर सकते हैं। उसके बाद है समय के 3 अनुमान, यानी कि हम टाइम लगाएंगे, ठीक है, टाइम का एस्टिमेट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का जो टाइम है क्या वो सही है या नहीं। तो हम अपने हिसाब से पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले 3 एस्टिमेट लगाएंगे टाइम का, ठीक है। एक तो सबसे बेस्ट होएगा, एक एवरेज यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, और एक पुअर यानी कि बेस्ट जो सबसे जल्दी करके दे देगा, एवरेज या नॉर्मल की ठीक है इतने दिनों में तो एस्टिमेट है कि ये काम कंप्लीट करके देना होता है, और पुअर अगर काम जैसे 10 दिन है या 12 दिन फिक्स किया है और हमारा 12 दिन आ रहा है तो ठीक है,
बेस्ट अगर हमने 12 दिन का काम 10 दिन में कर देता है तो अच्छा है, और पुअर कि हम उस 12 दिन के काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो टाइम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है कि बेस्ट, एवरेज और पुअर। ठीक है, तो जैसे हमारा एवरेज 12 दिन का हमारे पास टाइम था, अगर हम बेस्ट करके देंगे तो हम 10 दिन में कर देंगे, और अगर हमारा रिजल्ट खराब रहेगा तो 20 दिन निकल के आएगा। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो किसके बेस पर कहाँ तक कितना निकल के आया है, क्या हम बेस्ट वाले में है, एवरेज में है, या हम बिल्कुल पुअर कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, एक क्रिटिकल पाथ को हमें पहचानना है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जैसे हमें ए है, ठीक है, हमें डी तक पहुंचना है। ठीक है, डी पर जाके हमारा काम पूरा हो जाता है, लेकिन हमें ए से पहले सी तक जाना पड़ेगा, और बी एक एक्टिविटीज है, वहां से भी सी तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि ए और बी, ठीक है, ए और बी वो घटनाएं हैं जिनको हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में तो ये था ना, ए खत्म होने के बाद बी चालू होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम ए को भी उसी टाइम पे चालू कर सकते हैं और बी को भी उसी टाइम पे चालू कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ हम दूसरा काम करते रहे, पीछे पीछे दूसरा भी काम होता रहे। कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे दो तरह से काम चलता है। ठीक है, तो ए भी काम कर रहा है, ए घटना भी हो रही है और बी घटना भी चल रही है। ठीक है, तो ए से सी तक पहुंचने में 4 दिन लगेंगे और बी से सी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। यानी कि बी से सी तक जाने के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ता है वो हम 2 दिन में ही कर देते हैं, लेकिन ए से सी तक पहुंचने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसमें 4 दिन लगते हैं, और सी के बाद काम खत्म होने में 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हम 9 दिन में वो काम करके देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है, हमें पहचानना है किसको, क्रिटिकल पाथ को। यानी कि हमें ये देखना है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो ज्यादा टाइम लेता है। देखिए यहाँ पे बी से सी तक पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, तो ठीक है 2 दिन में काम कंप्लीट करके देना। सी से डी तक 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, सी से डी तक पहुंचने में 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन ए से सी तक आने में 4 दिन लग रहे हैं, जबकि यहाँ से बी सी तक जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमें ए से सी तक जो 4 दिन लगते हैं, हमें हमारे लिए ये जो रास्ता है ये क्रिटिकल है, हमें इसको कम करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर कंट्रोल लागू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये तो ऑलरेडी पहले से कम टाइम में हमारा काम करके दे रहा है। ठीक है, सी से डी तक पहुंचने में 3 दिन लगते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। 4 दिन की बजाय हम इसको 2 या 3 दिन में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम नेटवर्क के जो डायग्राम है उससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हमारा कौन सा रास्ता है जो कि क्रिटिकल पोजीशन में है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो कार्य है ये ज्यादा टाइम लेता है, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था इस तरह से पर्ट का हमारा, कि पर्ट क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज में लेके आया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है। अब उसके बाद है हमारा दूसरा सीपीएम। सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड ये भी पर्ट के जैसा ही होता है। इसमें भी हम वैसे ही एस्टिमेट करते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला था, किसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, आखिर वो कौन सा कार्य है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, और हमें उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन अब बात आती है कि डिफरेंसेस की। सीपीएम जो है, सीपीएम मेनली उन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होता है, उन जो है कार्यों के लिए अप्लाई किया जाता है जो एक संस्था कई सालों से करती आ रही है। यानी कि वह कार्य, वह प्रोजेक्ट उस संस्था के लिए नया नहीं है, बट उन्हीं संस्थाएं, वही संस्थाएं अप्लाई करती हैं जो किसी काम को पहली बार करते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन सीपीएम वहां लागू होता है जहां एक संस्था उस कार्य को बार बार करती आ रही है, नई चीजों के लिए अप्लाई नहीं होता है सीपीएम। ठीक है, तो ये हमारा सीपीएम का पॉइंट था कि जो हमारा चलता आ रहा है, एक संस्था बार बार जिस कार्य को करती आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वो सीपीएम को अपनाएगी। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड को अपनाएगी। तो देखा जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों में यही फोकस रहता है कि हम किस तरह से अपने कार्य को कंट्रोल में करें, सही समय पर हम अपने कार्य को कंप्लीट करके देखें।
ठीक है। लेकिन बात आती है कि इन दोनों में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस जरूर होंगे, ठीक है। पर्ट और सीपीएम में कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले हम पर्ट और सीपीएम की सिमिलरिटी देखते हैं, आखिर इन दोनों में क्या समानताएं है। तो सबसे पहले है क्रिटिकल पाथ का सेम इंपोर्टेंस, यानी कि पर्ट और सीपीएम दोनों का ही फोकस रहता है क्रिटिकल पाथ के ऊपर, यानी कि उस पॉइंट को ढूंढना जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। सीपीएम भी वही करता है और पर्ट भी यही देखता है कि आखिर कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है ताकि हम उसको कंट्रोल करें। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है। सेकंड है प्रोग्राम नेटवर्क तैयार करना, यानी कि एक ढांचा तैयार करना, एक फॉर्मेट तैयार करना। दोनों ही में एक नेटवर्क तैयार होता है, ठीक है। घटनाएं डिसाइड की जाती है, उसके बाद एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो दोनों में ही सेम यही पॉइंट है। उसके बाद है इवेंट्स और एक्टिविटीज को निश्चित क्रम में डिसाइड करना, यानी कि वही कि किस कार्य को पहले करना है और किसको बाद में करना है, इसको भी डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमने अपने कार्य को ABC में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी हमने अपने उस कार्य को ABC में डिवाइड किया। तो ये पर्ट और सीपीएम जो दोनों में सिमिलरिटी थी कि ये कार्य दोनों में होते हैं। उसके बाद है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस है तो पर्ट किसी भी नई प्रोजेक्ट के लिए लागू होता है, नई परियोजना के लिए पर्ट को लागू किया जाता है और पुरानी कोई भी जो प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, वहां पे हम सीपीएम को लागू करते हैं। उसके बाद है टाइम एस्टिमेट, ठीक है, टाइम का अनुमान। पर्ट में टाइम अनिश्चित होता है क्योंकि पहले से हमें कुछ उसका अनुभव तो होता नहीं, हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम उस काम को पहली बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, टाइम एस्टिमेट नहीं हो पाता है, ठीक है। जो एस्टिमेट होता है वो अनुभव, मतलब हम जो प्रेडिक्शन ही करते हैं, हम अनुमान ही लगाते हैं कि शायद इतने में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इतने दिन में ये काम हो जाएगा, इनकी वहां पे हमारा कोई जो है वो नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। लेकिन जो सीपीएम है वहां पे टाइम निश्चित होता है क्योंकि हम उस कार्य को लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए नया नहीं है, तो हमें उसका एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि ये काम कितने समय में पूरा हो जाता है। उसके बाद है पर्ट में हमारा फोकस रहता है टाइम पर, कि जैसे हमने पर्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो है ये कि नई परियोजनाओं में टाइम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पर्ट में हमारा पूरा फोकस इस पे रहता है कि हम टाइम को कैसे कंट्रोल करें, कम टाइम में कैसे अच्छा काम करके दें, ठीक है। लेकिन सीपीएम में हमारा फोकस टाइम तो हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ ये काम हम करते आए हैं, हमें पता है इतने दिन में पूरा हो जाता है। वहां पे फोकस होता है कॉस्ट पर, ठीक है, कि आखिर हम इसकी लागत को कैसे कम करें। पिछले बार जब हमने इस कार्य को कंप्लीट किया था तब हमें जो है 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम 80 या कम से कम 90 लाख तक इसको 90,000 तक इसको कंट्रोल में करें, कॉस्ट को 90,000 तक लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट पे कंट्रोल होता है और पर्ट में टाइम के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा पर्ट और सीपीएम में कुछ एक सिमिलरिटी और कुछ एक डिफरेंसेस थे। अब है पर्ट और सीपीएम के बेनिफिट्स, आखिर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों का एक जैसा सा ही ढांचा है, ठीक है, तो दोनों के एक जैसे से प्रॉफिट होते हैं। दोनों में क्या होता है इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हर एक एक्टिविटीज को, हर एक कार्य को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाता है और हर एक कार्य के ऊपर पहले से पता होता है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। उसके हिसाब से हम कॉस्ट भी डिसाइड करते हैं कि इतनी कॉस्ट इसमें हो जानी चाहिए, इतने पैसे में ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पर्ट और सीपीएम की वजह से जो प्रोग्राम नेटवर्क है इसकी मदद से हम अपनी प्लानिंग अच्छी प्रकार से कर पाते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही डिसाइड होता है। तो जहाँ पे भी हमें कंट्रोल करना वहाँ पे हम पूरा फोकस लगाएंगे और उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, जो भी साधन है उनका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जो है संसाधन है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज का पहले से ही डिसाइड होता है कितने दिन में वो चीज कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास जो भी साधन होंगे हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम अपने टाइम पे उस काम को पूरा कर सके।
उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनके डिसीजन लेने की पावर इंप्रूव होती है। वो इंप्रूव कैसे होती है? देखिए, वो इंप्रूव ऐसे होती है कि वह ए से सी तक पहुंचता है 4 दिन में, बी से, तो वो फोकस करेगा, वो जो है उसको कोई डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे ये काम कम समय में हो जाए। तो इसके लिए वो डिसीजन लेगा कि भाई मैं मशीनों को बढ़ा दूं या फिर लेबर और लेके आऊं, ठीक है, या फिर ज्यादा टाइम तक काम कराऊं, उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वह ऐसे क्रिटिकल पाथ से होता हुआ गुजरेगा तो उसके अंदर डिसीजन लेने की जो है क्षमता अपने आप इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल स्पॉट्स। उन जगहों के बारे में पता चल जाता है, उन घटनाओं के बारे में पता चल जाता है जो कि ट्रबल क्रिएट करते हैं, इनकी जिनकी वजह से ज्यादा टाइम लगता है, जिनकी वजह से हमें ज्यादा कॉस्ट सहन करनी पड़ती है। तो अलग अलग नेटवर्क की वजह से, यानी कि इस फॉर्मेट की वजह से हमें पता चल जाता है कि आखिर कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी वो एक्टिविटीज है जो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होती है, जो हमारे लिए ज्यादा जो है कॉस्टली पड़ती है। उसके बाद है करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टाइम। टाइम का पूरी तरह से सही अनुमान हम लगा पाते हैं, क्योंकि पहले से हमें अपना ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितने कार्यों को करना पड़ेगा और कितने टाइम में वो काम होगा, तो टाइम का सही अनुमान लगा पाते हैं। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर एक कार्य पहले से ही डिसाइड होता है, हर एक व्यक्ति को पता, हर एक व्यक्ति के ऊपर सौंप दिया जाता है कि ए कार्य राम करेगा, बी कार्य सोहन करेगा, तो हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो जिस भी कार्य में कुछ भी कमियां निकल के आती है तो उस व्यक्ति को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि इसकी जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर थी। अगर हमें व्यक्ति की पहचान ही ना हो तो आखिर हम किसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। उसके बाद है लिमिट्स, ठीक है, इसकी भी कुछ एक कमियां हैं। इसकी कमियों में सबसे पहले समय की अनिश्चितता। देखिए, टाइम का हम पार्ट में, स्पेशली पार्ट में हम टाइम का एस्टिमेट करते हैं, कोई निश्चित टाइम का हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं और ह्यूमन बीइंग है, उसका अनुमान गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिट यूज, ठीक है, यानी कि जैसे पर्ट है, पर्ट में हम जो है इसका एक स्पेशल जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे पर्ट का यूज हम नई जो भी प्रोजेक्ट है उसी में यूज कर सकते हैं, नई परियोजना के लिए पर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये इसका लिमिटेड यूज हो गया कि हम बाकी जगह तो इसका यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेनली पर्ट की ये सीमा होती है कि इसका लिमिटेड यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा समय पर अधिक फोकस। ये कमी भी मेनली पर्ट के लिए है, क्योंकि पर्ट में हमारा पूरा फोकस टाइम के ऊपर रहता है, हम कॉस्ट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमारा टाइम कंट्रोल में रह जाए, ठीक है। तो ये भी इसकी कमी है। नेक्स्ट है हमारा कि ये कोई पूरा रामबाण नहीं है कि हमने पर्ट या सीपीएम लागू कर दिया तो हमारा काम सही समय पर हो गया तो ठीक हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। टाइम समय पर हो गया वो लेकिन ठीक है या 100% हमने सही किया है, उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। इनकी ये नहीं कह सकते कि पार्ट सीपीएम को लागू करके हमने काम किया है तो हमारा काम सही होगा, ठीक है। ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, क्योंकि पार्ट सीपीएम के अलावा भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। कार्यस्थल के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर जहाँ पे वो कार्य होता है वहां पे भी कई चीजों को देखना पड़ता है, क्वालिटी है, लेबर कॉस्ट है, इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये कुछ एक इसकी कमियां होती है। अब लास्ट था हमारा मॉडर्न टेक्निक्स का लास्ट पॉइंट था हमारा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए व्यवसाय में टाइम पे हमें कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि क्या हमने जो डिसीजन लिए हैं, एक संस्था ने जो भी डिफरेंसेस आए थे पिछले साल, जो उसको लॉस हुए थे, क्या उसने अपने उन डिफरेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सही स्टेप उठाए हैं या नहीं उठाए हैं, ठीक है। उसने सही डिसीजन लिए हैं या नहीं लिए हैं, इन सब की जानकारी हमें चाहिए होती है, ठीक है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी वो है जो हमें प्रोवाइड कराता है कि आखिर एक संस्था ने किस तरह के डिसीजन लिए हैं, उससे क्या रिजल्ट निकल के आया है,
ठीक है। तो संस्था के सारे डाटा हैं, जो रिजल्ट्स है, जो आउटपुट्स है, वो कंप्यूटर में एक जगह पर फीड होते हैं और उस वहां से हमें हेल्प मिलती है अपने फ्यूचर में अलग डिसीजन लेने के लिए या फ्यूचर में कुछ कंपेयर करने के लिए हमें MIS से हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे स्कूल में भी आप लोगों ने सुना होगा MIS, इनके MIS में स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है, उसका सब कुछ पर्सनल रिकॉर्ड, उसकी क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड सब कुछ होता है। तो जब भी किसी बच्चे का हमें कुछ डाटा निकालना है, कुछ रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, तो हम सिर्फ कंप्यूटर पे जाएंगे, MIS पे देखेंगे तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल की, जो कि हमारा अभी कंप्लीट है।